हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। उस दिन हमने क्वेश्चन 15 तक किया था, है ना? तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे चैनल पे। एंड हम सीबीएसई का सैम्पल पेपर क्लास 10th का कर रहे हैं, साइंस का। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ। 15 क्वेश्चन उस दिन हमने किए थे एंड उस दिन नेटवर्क की दिक्कत हो गई थी। उसके बाद कुछ टेक्निकल इश्यूज एंड ऑल कई सारी चीज़ें हो गई। तो उसके आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम अब सॉल्व करते हैं। आगे के क्वेश्चन में सबसे पहले आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये पूरा दिया हुआ है। इसमें आपको ये कुछ मेंशन कर रखा है ना? इसको आपको लेबल करना है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है। देखो क्या है, मैच द लेबलिंग रेफर्ड इन कॉलम 1 एंड कोरिलेट विद द फंक्शन। मतलब अगर आपको ये पता होगा यहाँ पे क्या चीज़ शो की जा रही है, तो उसके रिगार्डिंग आप जो भी यहाँ पे चारों में से कोई फंक्शन होगा वो आप बता पाएंगे। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिए क्या क्या दिया हुआ है। पहला है द लेंथ ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन फूड द ऑर्गेनिज्म ईट। ये जाहिर सी बात है ईसोफेगस के बारे में ही कहा जा रहा होगा, या तो सॉरी ईसोफेगस नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है ना, कि लेंथ ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन फूड द ऑर्गेनिज्म ईट्स। तो यहाँ पे आप अगर देख सकते हैं थर्ड या फोर्थ, राइट, हमें ऐसा लग रहा है। चलो दूसरा देख लेते हैं। इनिशियल फेज ऑफ स्टार्च डाइजेशन, ये कहाँ शुरू होता है? माउथ में। तो यानी पहले का तो बी आएगा ही आएगा। पहले का बी देखो कहाँ कहाँ पे, पहले का बी इन दोनों में है। ठीक है, बाकी तो कट हो गया, ए भी कट हो गया, डी भी कट हो गया। अच्छा, उसके बाद इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ लाइपेज एंजाइम एक्शन। इट में भी पॉसिबल बच्चों को ना पता लग पाए। ठीक है, लास्ट है दिस इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ठीक है, सो कंप्लीट डाइजेशन इन तीनों का कहाँ हो जाता है? अब आपको इसके अकॉर्डिंग सोच के आंसर करना है। सपोज कीजिए मैं आपसे कहती हूँ कि यहाँ पे फर्ज कीजिए फर्स्ट का बी तो है, ठीक है, सेकंड का सी। ठीक है, सेकंड जो ये वाली जगह है ये क्या है? पैनक्रियास दिखाया हुआ है ना, सॉरी लीवर दिखाया हुआ है ना, लीवर। तो सेकंड का सी एफिशिएंसी बढ़ाता है ना लाइपेज एंजाइम एक्शन का। आपको पता है कि बाइल जूस आता है, ठीक है, वहां से आपको सारी चीजें मिलके डाइजेशन होती है। ये जितने आपके एक्चुअली एंजाइम्स एंड ऑल है ना, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, क्योंकि कुछ बच्चों का मेरे पास रिक्वेस्ट आई है कि मैम एंजाइम्स को लेके डाइजेशन में, अच्छा हार्ट में डबल सर्कुलेशन आर्टरीज वेज कौन सी कहाँ लेके जा रही है, कौन डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जा रहा है, तो उसकी मैं शॉर्ट वीडियो चैनल पे बना के डाल दूंगी। 10-15 मिनट्स की होगी, उसमें आपका सारा रिवाइज हो जाएगा बायो, है ना? कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। एक चैप्टर आपका पूरा वन शॉट रिवीजन एक तरह से निकल जाएगा। तो वो आपको हो सकता है 1-2 दिन में मैं निकाल ही दूंगी। 1-2 दिन क्या, कल ही निकाल दूंगी। उसका रीजन ये है कि आप लोगों का पेपर 2 दिसंबर को है, राइट? तो मैं चाहती हूँ उसके पहले आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लें, और जिसके जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझे, या तो जो ये आपका जो एक्चुअली प्रीमियर है, राइट, सो आप इसकी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लास में पूछना चाहते हैं क्लास में पूछ सकते हैं, या फिर आप कहीं भी, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, फेसबुक पेज है हमारा, उसको प्लीज लाइक कर लो, वहाँ क्वेश्चंस ड्रॉप कर दो। आप सबके क्वेश्चंस इकट्ठे रहेंगे तो मैं एक साथ कम से कम डाउट क्लास ले लूंगी, अदरवाइज क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है ऐसे, राइट? चलिए, तो आपका सेकेंड का बी है, सॉरी सेकेंड का सी है, इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ लाइपेज एंजाइम एक्शन, ये लीवर के लिए। उसके अलावा जो बेटा 2 रह गया है, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड का आपका डी, थर्ड का डी मतलब दिस इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, यानी कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की जा रही है कि यहाँ पे आपकी कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है। यस, उसके बाद तो आपका खाली लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन थोड़ी हो रहा होता है, राइट? उसके बाद फोर्थ का क्या है? फोर्थ आपका ये, फोर्थ का ए है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो डिपेंड करती है कि कैसा ऑर्गेनिज्म कैसा खाना खा रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, 16 का करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा बी। ठीक, चलिए अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट? डेंटिस्ट कैसा मिरर यूज करते हैं दांत में किसी भी छोटी सी कैविटी को देखने के लिए? ठीक है, पेशेंट्स के जो टीथ है अगर उसको चेक करना है, तो आपको, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, वो जो इमेज उनको चाहिए होगी, जाहिर सी बात है कैविटी की बड़ी इमेज चाहिए ना, मैग्नीफाइड इमेज चाहिए। मैग्नीफाइड इमेज कौन देता है? कनकेव मिरर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है डेंटिस्ट जो मिरर यूज करते हैं वो है कनकेव मिरर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा 17 का सी ऑप्शन। एक मिरर्स वाले चैप्टर के लिए भी, सॉरी मिरर नहीं, आई मीन रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर के लिए भी बहुत बच्चों के डाउट्स हैं मिरर एंड लेंस वगैरह को लेके, उसकी भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, सो दैट आप लोग उसको अच्छे से रिवाइज कर सके बिफोर योर एग्जाम। वन शॉट रिवीजन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की भी। गॉट इट? एंड आई नो कि आप लोगों को उस चीज की जरूरत है, सो क्योंकि आप लोगों ने मुझे कई बार कहा भी हुआ है कि मैम इन 2 चीजों में डाउट्स बहुत रहता है। ठीक है ना, सो डोंट वरी, मैं दोनों चीज आपकी कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, 4 रे डायग्राम दिए हुए हैं आपको। इसमें पूछा गया, देखो, विच डायग्राम शोज इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन बाय अ कन्वर्जिंग लेंस। अब ये पता होना चाहिए कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग वर्ड पता होना चाहिए। लेंस एंड मिरर में, लेंस एंड मिरर में बेटा कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस ऑलमोस्ट इनका
जो इमेज एंड ऑब्जेक्ट वगैरह की जगह होती है, कैसे बन रहा है कैसा नहीं है, रियल है वर्चुअल है, ऑलमोस्ट सेम होता है। दोनों ही आपके कन्वर्जिंग है, वो कन्वर्जिंग मिरर है, ये कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। यहाँ आप देख भी सकते हैं कन्वेक्स लेंस है ये, ठीक है ना। उसका पूछा हुआ है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा डायग्राम है जो ये शो करता है इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन, ठीक है। अगर आपको रे डायग्राम आपने ध्यान हो, जब आपने पढ़ा है लाइट जब आप पैरेलल ट्रैवल करती है उसके बाद फर्दर कहाँ से क्रॉस करती है वो देखो। ये अगर आप देख रहे होगे ऐसे तो लाइट कभी ट्रैवल करती नहीं है, सी ये डायरेक्ट स्ट्रेट होनी चाहिए थी ना, तो ये गलत हो गया, गलत है जी। ये यहाँ भी गलत है, ये ऐसे तो ट्रैवल करेगी नहीं करेगी, ठीक है। ऑन द स्क्रीन पे ये तो आपका बिल्कुल होगा ही नहीं, इस तरह से थोड़ी होगा, फाइन। उसके बाद ये आप एक्चुअली रे कैसे ट्रैवल कर रही है वो भी देखना जरूरी है ना। ये रे ऐसे भी ट्रैवल नहीं करती, ये तीनों डायग्राम्स ही आपने अगर ध्यान से देखे होंगे, रे डायग्राम प्रैक्टिस किया होगा तो आपको पता लग रहा होगा जब रे ट्रैवल आपकी पैरेलल करती है उसके आगे कैसे क्रॉस करती है, यहाँ से, ठीक है। उसके अलावा ऐसे ही जब आप सेंटर आपका बिल्कुल लेंस का जो सेंटर होता है वहां से जब क्रॉस करती है तो स्ट्रेट चली जाती है। तो ये आपका एक जो डायग्राम है लेंस वाला ये आपका करेक्ट है। जैसे आप रे डायग्राम्स बनाते हैं ना मिरर के लिए, दोनों मिरर्स के लिए, लेंस के लिए भी ऐसे ही सेम डायग्राम्स हैं। डायग्राम की प्रैक्टिस एक बार कर लेना, बनाने को ऑब्वियसली नहीं आएगा क्योंकि एमसीक्यूज हैं, लेकिन उस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18th का सी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। Which of the following can make a parallel beam of light when light from a point source is incident on it? ठीक है, यहाँ पॉइंट सोर्स का मतलब यहाँ पे ये है कि आपका जो सोर्स है वो बिल्कुल मिरर के आपका पास है, ठीक है। मिरर या लेंस जो भी है आपका उसके बहुत पास है, ठीक। तो यानी आप ये कह सकते हो पोल एंड बिल्कुल फोकस के पास जो आपका एरिया है वहां पे। तो एक अगर आपको ध्यान हो, आप एक डायग्राम करते हो कि जब आपका एट इन्फिनिटी है ऑब्जेक्ट, ठीक है, एट इन्फिनिटी जब आपका कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब कहीं दूर से आपकी वो लाइट आ रही है तो आपकी इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे, राइट। फोकस पे बनती है ना, बिल्कुल पास बनती है। तो वैसे ही सेम आपका जब फोकस पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज आपकी बनेगी इन्फिनिटी पे। यहाँ पूछा भी यही था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट, चाहे वो मिरर है चाहे वो लेंस है। सो 19th का आपका आंसर आ जाएगा ए। मैंने कहा था ना कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस एक जैसा बिहेव करते हैं बहुत चीजों में, अगर आप कंपेयर करके पढ़े तो कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस में ये आपका पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कन्वेक्स मिरर में और कनकेव लेंस में ऐसा नहीं होता है, फाइन। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये आ गया रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन। कंसीडर दीज इंसिडेंट्स ऑफ रिफ्रैक्शन। ग्लास का दिया हुआ है वैल्यू, एयर की दी है, वाटर की दी है। अब आपको ये पता होना चाहिए रेयरर मीडियम कौन सा है, डेंसर मीडियम कौन सा है, ठीक है। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, डेंसर मीडियम मतलब जो डेंस है, जहां पार्टिकल्स पास पास है, पार्टिकल्स पास पास है, हिंड्रेंस होगी तो लाइट की जो स्पीड है ऑब्वियसली डेंसर मीडियम में कैसी होगी, कम होगी, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। लाइट प्रॉपर इस तरह से सोच के याद करोगे तो भूलोगे नहीं कभी। रेयरर मीडियम में स्पीड लाइट की ज्यादा होगी, है ना, ठीक है जी। आपको यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबका पता लग गया, तो उससे देख के आपको आइडिया लग रहा होगा सबसे ज्यादा रेयरर मीडियम कौन सा है, एयर। उसके बाद उससे ज्यादा डेंस है वाटर, फिर है ग्लास, है ना। बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दीज थ्री मटेरियल्स अरेंज द स्पीड ऑफ लाइट। तो आपको स्पीड ऑफ लाइट बतानी है यहाँ पे। और अगर आप ध्यान से देखेंगे रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा है, यानी एयर में सबसे ज्यादा होना चाहिए, एयर में सबसे ज्यादा यहीं पे है। करेक्ट आंसर सी, बाकी देखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही, फिर वाटर फिर ग्लास, राइट। जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि स्पीड कैसे चेंज होगी, जैसा जैसे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, गॉट इट। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और मतलब ये कि उसका उतना ही ज्यादा वो डेंसर मीडियम है। क्वेश्चन नंबर 21। If a beam of red light and a beam of violet light are incident at the same angle on the inclined surface of a prism, यानी कि डिस्पर्शन का क्वेश्चन आ गया। डिस्पर्शन ऑफ लाइट सबको ध्यान है, प्रिज्म होता है, प्रिज्म में से ऐसे लाइट जाती है, ठीक है, यहाँ से जब निकलती है इस तरह से डेविएशन होती है। नीचे से जब आप करते हो, नीचे से आपका क्या पैटर्न है, विबग्योर, VIBGYOR, है ना, विबग्योर नीचे से आपका पैटर्न है GYOR। तो ये आपका है डिस्पर्शन ऑफ लाइट का क्वेश्चन। तो पूछा क्या हुआ है देखो, एट द सेम एंगल ऑन द इंक्लाइंड सरफेस ऑफ अ प्रिज्म फ्रॉम एयर मीडियम एंड प्रोड्यूस एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है जी। एंगल R रेड लाइट के लिए और एंगल V आपका वॉयलेट लाइट के लिए पूछा हुआ है, दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका रेड लाइट और वॉयलेट लाइट के लिए आपको कंपेयर करना है। तो अब आपको अगर ध्यान हो, मैंने बोला है नीचे सबसे नीचे विबग्योर है, मतलब विबग्योर आपका नीचे से स्टार्ट हो रहा है, यानी वॉयलेट आपका सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट हो रहा है ना, एंगल ऑफ डेविएशन। जाहिर सी बात है ये जो एंगल आएगा वॉयलेट का सबसे ज्यादा आएगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा,
वॉयलेट और रेड में तो सबसे कम है, सो ये वाला डी ऑप्शन, वॉयलेट वाला एंगल सबसे ज्यादा होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा हुआ है ना, एंड उसके अलावा जो क्या बोलते हैं रेड का होगा वो सबसे कम होगा। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे देखिए एक फिगर दी हुई है आपको, ठीक है, ये फिगर दे रखी है किसी मिरर की, ठीक है, मिरर कौन सा है वो आपको खुद से ध्यान से देखना है। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, एग्जामिन द अबव फिगर एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। एक स्मॉल बॉक्स इन फिगर में क्या शो कर रहा है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ 1 2 3, ठीक है ना, 3 आपके ये बॉक्सेस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग रहा होगा फोकल लेंथ। अगर आप कैलकुलेट करोगे फोकल लेंथ, यहाँ से देख सकते हैं 3 बॉक्सेस है ना, तो 3 बॉक्सेस मतलब एक बॉक्स को काउंट करना ना, एक बॉक्स इसके बराबर है 1 सेंटीमीटर, 3 बॉक्स मतलब 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन साइन कन्वेंशन, ये आपका मिरर दे रखा है जी कनकेव मिरर, इधर जाएंगे और इधर जाएंगे, इधर क्या होता है नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा -3 यानी कि बी या सी में से आंसर होगा। मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ -3 सेंटीमीटर एंड विल प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि -1 या +1 क्या होगी इसकी मैग्निफिकेशन। तो मैं आपको बेटा बता दूं, कनकेव मिरर में इसके जो आपका फिगर दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग आपकी मैग्निफिकेशन माइनस होगी, मतलब नेगेटिव में कनकेव मिरर के लिए मैग्निफिकेशन होती है, एम आप निकालते हो ना एम, ठीक है, V/U। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ये सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करूंगी एक ही वीडियो में, एक शॉर्ट वीडियो में फिजिक्स के लिए भी बनाऊंगी, जैसे बायो की बना रही हूँ वैसे इसके लिए भी बनाऊंगी, जिसमें आपके ये सारी चीजें क्लियर करूंगी कि मैग्निफिकेशन कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, किस मिरर के लिए किस लेंस के लिए, अच्छा पावर कब पॉजिटिव होती है, पावर ऑफ लेंस, ये सारी चीजें मैं एक ही वीडियो में क्लियर करूंगी। डोंट वरी एट ऑल। ये वीडियो जो आपकी निकली है पहले आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके बाद अगली वीडियो वही होगी, ठीक है। सो यहाँ पे 22nd का करेक्ट आंसर आ जाएगा, mirror has a focal length of -3 centimeter and will produce an image of magnification -1 यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है। 22nd का हमारा हो गया बी। अच्छा, तो उसके बाद है 23rd क्वेश्चन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास एट द पॉइंट ओ ढूंढो, ये है, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखोगे ना, तो मैं इसको यहाँ पे अभी इसको जूम नहीं कर सकती हूँ, यहाँ पे ओ दिया हुआ है पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट ओ है बेटा। तो ये पूछा हुआ है ऑन द हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब, ये एक ग्लास स्लैब है, जैसे आपका ग्लास स्लैब वाला आपने एक वो पढ़ा होगा, ठीक है ना, जिसमें कि आपकी लाइट यहाँ से निकलती है, उसके बाद यहाँ पैरेलल हो जाती है, आगे पढ़ रखा है ना लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ग्लास स्लैब जैसे आपका सपोज करो पेपर वेट नहीं होता, टेबल पे पेपर वेट रखा हो, वैसा ही है, यहाँ पे ये हेमिस्फेरिकल दिया हुआ है शेप का, ठीक है, लेकिन मीडियम तो चेंज हो ही रहा है, एयर ग्लास जो भी है। यहाँ पे पूछा इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, सीधी है, मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, राइट। सो एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। 23rd में वैसे भी आपको पता है रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्लिकली लाइट पड़नी चाहिए, है ना, ऑब्लिकली लाइट पड़नी चाहिए, बिल्कुल सीधी सीधी अगर जो जाती है 90 डिग्री एंगल पे तो सीधी चली जाती है। रिफ्रैक्शन के लिए भी आपने कंडीशंस पढ़ रखी है ना, जैसे रिफ्लेक्शन के लिए होती थी, तो यहाँ पे वही सेम चीज है। 23rd का आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन यानी कि 0 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, अ प्रिज्म ABC, यहाँ पे 4 प्रिज्म्स दिखा रखे हैं जिनका बेस क्या है BC है, ठीक है, मतलब ये बेस है, तो इज प्लेस्ड इन डिफरेंट ओरिएंटेशन, अगर अलग अलग ओरिएंटेशन में रखा गया है, अ नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म, ठीक है। डिस्पर्शन के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, कहा जा रहा है, पूछा क्या हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम आफ्टर डिस्पर्शन के बाद थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्पेक्ट्रम करेस्पॉन्ड टू द कलर ऑफ स्काई। कलर ऑफ स्काई क्या होता है, ब्लू, ठीक है। तो आपको पता है अगर नॉर्मली आप जब डिस्पर्शन पढ़ते हो और यहाँ पे प्रिज्म ऐसे होता है तो VIBGYOR ये होता है ना पैटर्न, ठीक है। आपको पता लगाना है ब्लू का, वो भी कहाँ से, थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप ऑफ स्पेक्ट्रम आपको कब मिले, सीधे प्रिज्म से अगर आपको नीचे से थर्ड मिल रहा है तो उल्टे प्रिज्म से इसका भी उल्टा हो जाएगा ना, यहाँ पे फिर इस तरह से आएगा विबग्योर, तो यानी आपका ऊपर से थर्ड नंबर पे ब्लू कब आएगा, अगर आपका प्रिज्म ये वाला हो। क्यों, क्योंकि ये तो वैसे भी आप देख सकते हो किस एंगल से गिर रहा है, ये भी एंगल का भी ध्यान रखना ना, लाइट ऑब्लिकली पड़नी चाहिए तभी रिफ्रैक्शन होगी, वरना रिफ्रैक्शन नहीं होगी, ठीक है। सो यहाँ पे 24th का आपका करेक्ट आंसर आ रहा है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन मतलब ये वाला सेकंड वाला प्रिज्म, ठीक है। 24th का बी ऑप्शन सेकंड प्रिज्म। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25 और इसी के साथ हमारा सेक्शन बी शुरू हो गया है। सेक्शन ए में आपने क्वेश्चंस कर लिए,
ठीक है ना, वहाँ पे भी आपके पास सिलेक्शन था कि आप कुछ क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, ऐसे ही यहाँ पे भी है। 25 से 48 तक आपका सेक्शन बी है, 24 क्वेश्चन है इसमें, लेकिन आपको करने हैं खाली 20 क्वेश्चन, तो मतलब आपके पास कुछ तो आप कह सकते हो चॉइस है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है लाइमस्टोन, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3, इसको हीट किया आपने, कुछ बना, साथ में CO2, तो बड़ा सिंपल है, पता लग रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, पानी जब आप मिलाओगे तो यहाँ स्लेक्ड लाइम, फॉर्मूला CaOH ट्वाइस, ठीक है। तो हमने क्या क्या बना, क्या क्या कहाँ बना, वो सारा कुछ लिख लिया, फॉर्मूला लिख लिया। अब क्वेश्चन का है, क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन टेबल विच रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ रिएक्शन अकरिंग इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2। मतलब ये कि आपकी दोनों रिएक्शन किस टाइप की हैं, एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, आपको ये पता लगाना है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो 25th क्वेश्चन नंबर में पहला जो है आपका हीट कर रहे हो ना, हीट कर रहे हो मतलब आप एनर्जी दे रहे हो, सो इट इज एंडोथर्मिक, ठीक है। और स्लेक्ड लाइम बेटा जब भी बनता है, स्लेक्ड लाइम जब भी बनता है, हीट इवॉल्व होती है, तो यानी पहली वाली रिएक्शन एंडोथर्मिक है, दूसरी वाली एक्सोथर्मिक है। तो यहाँ पे चेक कर लो भाई, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक कहाँ पे आपका, थर्ड में आपका, दोनों में आपका टिक आ रहा है ना, कि पहला थर्ड में आपका स्टेप 1 आपका मतलब एंडोथर्मिक है, फिर एक्सोथर्मिक है, उसके अकॉर्डिंग पूछा हुआ था तो 25 का करेक्ट ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। पहली रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक है, दूसरी एक्सोथर्मिक है, ये वही दिया हुआ था, स्टेप 1 के लिए दिया हुआ था, स्टेप 2 के लिए दिया हुआ था, गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, इन विच ईयर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन द हाईएस्ट, एक साइड पीएच वैल्यू दी है, एक साइड रेन पीएच वैल्यू दी हुई है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पूछी हुई है कि हाईएस्ट कब होगी। फॉर्मूला क्या होता है पीएच का, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ये मैं दोबारा लिख देती हूँ, पीएच माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ये जितना ज्यादा होगा H प्लस आयन की, ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन, ये जितना ज्यादा होगा मोर H प्लस आयन कंसंट्रेशन, लो पीएच वैल्यू, ठीक है। सो पूछा हुआ था हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हाईएस्ट कब होगी, ये हाईएस्ट मतलब पीएच सबसे कम, पीएच की वैल्यू सबसे कम किसमें है देख लो, ये है ना, ये सबसे कम आ रहा है ना, ये कौन सा ईयर है 2008, तो आंसर आ गया बी ऑप्शन 2008। चलो क्वेश्चन 27 में एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें कि मेटल और डाइल्यूट एसिड के बीच की रिएक्शन है, ठीक है। इस डायग्राम में चारों में आपकी रिएक्शन करवाई जा रही है डाइल्यूट HCl के साथ, यहाँ है आपका बेटा जिंक, फिर यहाँ है आपका मैग्नीशियम, फिर यहाँ है आयरन, यहाँ है कॉपर, ठीक है। रीजन पूछा हुआ है, व्हाट इज द रीजन फॉर डिफरेंट बिहेवियर ऑफ मैग्नीशियम इन टेस्ट ट्यूब बी। मैग्नीशियम थोड़ा डिफरेंट तरीके से कैसे रिएक्ट कर रहा है, बाकी तो सारे नीचे बैठे, मैग्नीशियम ऊपर क्यों तैर रहा है। एक्चुअल में हाइड्रोजन गैस तो चलो बनेगी, है ना, हाइड्रोजन गैस तो बनेगी, कॉपर में नहीं बनेगी, बट बाकी जिंक और आयरन भी रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। हाइड्रोजन गैस लाइट है ना, बबल्स हैं उसके साथ, तो वो हेल्प करता है आपका फ्लोट करवाने में, मैग्नीशियम का रिबन हल्का होता है ना, उसको फ्लोट करवाने में हेल्प करता है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस H2 गैस व्हिच हेल्प्स इन फ्लोटिंग, ठीक है। बाकी N2 गैस, CO2, बाकी और कुछ नहीं निकलता, H2 गैस निकलती है जिसकी वजह से जिसकी हेल्प से फ्लोट कर रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28, the table shown below gives information about 4 substances, 4 substances हैं ABCD, ठीक है। आइडेंटिफाई आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज आपको पता है, इनके हिसाब से अगर आप देखो मेल्टिंग पॉइंट उसका ज्यादा होना चाहिए, यस हमें पता है आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उनकी होती है लेकिन लिक्विड या एक्वा स्टेट में होती है, सॉलिड में नहीं होती है, तो उसके हिसाब से आपको बताना है कि इनमें से कौन से आयनिक कंपाउंड है। सबसे ज्यादा अगर आप देखो इनके है ना मेल्टिंग पॉइंट, चलो, और सॉलिड में दोनों पुअर दिया हुआ है, यहाँ दोनों गुड दिया है, मतलब सॉलिड में कंडक्ट नहीं करते, लिक्विड या एक्वस में कंडक्ट करते हैं, इसका मतलब बड़ा सिंपल है आंसर बी और सी आयनिक सब्सटेंस है, बी और सी कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बहुत सिंपल है बेटा, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 29, विनय ऑब्जर्व दैट द स्टेन ऑफ करी, करी है यहाँ पे हल्दी, ठीक है, हल्दी जो आपकी करी मतलब करी जैसे आप कहते नहीं हो कि सब्जी, ठीक है, तो सब्जी में हल्दी होती है बेसिकली, उसके लिए ऑन अ व्हाइट शर्ट बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप इज स्क्रब्ड ऑन इट। एक्चुअली किसी भी शर्ट पे अगर आपका हल्दी का रंग लग गया, ठीक है, पहले वो येलो होगा बेटा, जैसे ही आप उसमें साबुन डालोगे, ठीक है, मैं यहाँ लिखती हूँ, यहाँ ज्यादा क्लियर दिखेगा, येलो कलर का स्टेन है हल्दी का, ठीक है, उसमें आपने साबुन डाला या साबुन लगाया, वो हो जाएगा रेडिश ब्राउन। पता है क्यों जाएगा,
क्योंकि आपका जो टर्मरिक है वो नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर, वो कलर चेंज करता है बेसिक सॉल्यूशन में। जब आप सोप डाल रहे हो, सोप आपका बेसिक इन नेचर है, ठीक है, उसमें आपका कलर रेडिश ब्राउन आ जाएगा। जैसे ही आप उसको पानी से धोगे, वॉश विद वाटर, वापस येलो रंग आ जाता है, या हल्का पीला पीला थोड़ा सा हो सकता है, कम हो जाए, लाइट येलो वापस आ जाएगा, ठीक है। तो यही सेम आपको इस क्वेश्चन में बताया हुआ है। अब आपको पूछा है रीजन, इसका रीजन क्या है। सोप इज एसिडिक इन नेचर, गलत, अभी भी मैंने बताया बेसिक इन नेचर, तो ये सही है। टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर विच गिव्स रेडिश टिंज इन बेसिस, ठीक है, या रेडिश टिंज इन एसिड, अभी बताया ना मैंने, बेस के साथ ये रंग देगा। तो सेकंड एंड थर्ड यानी कि बी ऑप्शन, 29 का करेक्ट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया सोप आपका बेसिक नेचर का होता है एंड बेसिक मीडियम में ही हल्दी आपका रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट होता है, एसिड में नहीं होता, एसिड में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप वुड द बल्ब ग्लो। क्वेश्चन देखते हैं, ये आप देखो 4 ऑप्शन दी हुई है ना, सी, एक ये दिया हुआ है, एक ये, ऐसे ही 2 और है। पूछा हुआ है किसमें आपका बल्ब ग्लो करेगा। भाई जिसमें कंडक्शन होगी वहां पे बल्ब ग्लो करेगा। यहाँ आपका क्या दे रखा है, बाकी सारा कुछ सेम है, बाकी सारा सेटअप सेम है बेटा, बस ये है यहाँ डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन है, यहाँ शुगर, डाइल्यूट HCl में कंडक्शन होगी, बिल्कुल हाँ, HCl डाइल्यूट HCl है, उसमें तो कंडक्शन होगी, आयनिक कंपाउंड है। शुगर में नहीं, शुगर सॉल्यूशन में, शुगर में नहीं होता। एल्कोहल इन वाटर, इसमें भी नहीं होता। लाइम वाटर, यस लाइम वाटर में होता है। तो यानी कंडक्शन आपकी सबसे पहले वाली और चौथे में, पहला और चौथा यानी कि बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर क्या था ये, क्वेश्चन नंबर था हमारा 30 में आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। फर्स्ट एंड फोर्थ में कंडक्शन होगी, कंडक्शन मतलब करंट फ्लो करेगा, बल्ब आपका ग्लो करेगा, ठीक है, पूछा भी यही था। क्वेश्चन नंबर 31 से 35 उसके बाद अब असर्शन रीजन के हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है, ठीक है जी। तो आंसर में आपको बताना क्या है कि असर्शन रीजन पहले पढ़ो, असर्शन रीजन ट्रू है या नहीं ट्रू है, एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, फॉल्स है, इस पे आपको ऑप्शंस चूज करने हैं यहाँ से, ठीक है, ABCD यहाँ से। चलो पहला पढ़ते हैं, फ्रेश मिल्क इन विच बेकिंग सोडा इज एडेड टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू सेट एज कर्ड। जो दूध वाले होते हैं ना, दूध बेचते हैं, उनका मैं आपको एक बात बताऊं, वो दूध इतनी जगह बेचते हैं, गर्मी में जैसे आपका दूध जल्दी फट जाता है ना, खराब हो जाता है, तो क्या करते हैं, बेकिंग सोडा थोड़ा सा डाल देते हैं। बेकिंग सोडा से होता क्या है, वो दूध जल्दी फटेगा नहीं, फटेगा नहीं मतलब इन द सेंस कि वो दही में जल्दी जमेगा नहीं, ठीक है। सो फ्रेश मिल्क इन विच बेकिंग सोडा इज एडेड टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू सेट एज कर्ड, ये आपका करेक्ट है, मतलब असर्शन का जो आपका सेंटेंस दिया हुआ है दैट इज करेक्ट, ठीक है। अब उसके बाद बोलते हैं बेकिंग सोडा डिक्रीजेस द पीएच वैल्यू ऑफ, डिक्रीज करेगा मतलब बेसिक की तरफ बढ़ा रहा है ना, जबकि यहाँ डिक्रीज नहीं इंक्रीज आता है, ठीक है। बेकिंग सोडा इंक्रीजेस द पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क टू बिलो 6, मतलब उस मीडियम को थोड़ा सा एसिडिक कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस जो आपका रीजन वाला है वो गलत दिया हुआ है, डिक्रीज की जगह इंक्रीज होना चाहिए था, मतलब ऑप्शन आ जाएगी सी, ठीक है। असर्शन आपका ट्रू है लेकिन रीजन आपका फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है आपका डिकम्पोजिशन और वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बेटा ये आप ध्यान रखो, जो डिकम्पोजिशन वेजिटेबल मैटर का है ना, मतलब अगर जो भी आपके पुराने प्लांट्स वगैरह हैं या खाद वगैरह जो आपकी जैसे बन जाती है ना, सब्जियां आप सपोज करो, जो भी पत्ते वगैरह छिलके वगैरह आप एक जगह फेंकते जाओगे, वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, खाद में कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये आपको याद कर लेना है। तो यानी ये पहला सेंटेंस असर्शन गलत दे रखा है, असर्शन फॉल्स वाली ऑप्शन कौन सी है, एक ही है वैसे तो, बाकी रीजन भी पढ़ लेते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ अ सिंगल रिएक्टेंट इनटू सिंपलर प्रोडक्ट। यस, ये तो आप पढ़ ही चुके हो। जैसे सपोज करो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, इसमें कन्वर्ट हो रहा है ना, तो सिंगल जो आपका रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो रहा है, ब्रेक डाउन होता है छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस में, है ना, सिंपलर प्रोडक्ट्स में। तो डिकम्पोजिशन, ये जो रीजन है वो तो सही दिया हुआ है, ट्रू सेंटेंस है, लेकिन असर्शन गलत था, यहाँ पे एंडोथर्मिक नहीं एक्सोथर्मिक आना था, इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन, ठीक है, कि A इज फॉल्स बट R इज ट्रू, ठीक। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33, रेजिन एंड गम्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम टिश्यू इन प्लांट्स, ये ट्रू है, ठीक है। ये रेजिन्स एंड गम्स जो है आपके, जो ओल्ड जाइलम टिश्यूज एंड डेड टिश्यूज जहाँ होते हैं वहाँ पे ये स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। रेजिन एंड गम्स फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसके बारे में किसी ने कुछ पढ़ रखा है कभी? एक्चुअल में ये इनका फंक्शन नहीं है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए, ठीक है,
रेजिन्स एंड गम्स आपके प्रेजेंट होते हैं। एक तरह से मतलब आपकी कोई इंजरी ना हो प्लांट के लिए, उसको बचाने के लिए आपके रेजिन्स एंड गम्स होते हैं। तो यहाँ पे अगेन असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन रॉन्ग है। सो 33 का आंसर क्या आ जाएगा? असर्शन इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो क्या हो गया यहाँ पे? सी ऑप्शन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 34, स्काई अपीयर्स ब्लू इन द डे टाइम। हाँ जी, होता ही है। व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। हाँ जी, ये भी सही है। सेंटेंस तो दोनों सही है लेकिन इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है ना, एक्सप्लेनेशन तो नहीं है। तो मतलब आंसर आ जाएगा बी। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेंटेंस दोनों सही है लेकिन असर्शन जो दे रखा है उसका सही कारण नहीं दे रखा, रीजन, उसका रीजन नहीं है ना अगले वाला सेंटेंस, राइट। क्वेश्चन नंबर 35। ओके, तो असर्शन रीजन हमारे खत्म हो गए। हम बढ़ते हैं आगे। टेबल एक आपको दिया हुआ है जिसमें कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं। shows the reaction of a few elements with acid and base to evolve hydrogen gas। ठीक है, मतलब ये आपके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी और वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है या बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है। अगर देता है तो टिक है, नहीं देता तो क्रॉस है। ठीक है, पूछा हुआ है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होंगे? अब क्या आप लोगों को ध्यान है, अगर मैं आपको बताऊं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होंगे बेटा, देखो सिंपल सी बात है, अगर मेटालिक और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स ये पढ़ रखा है ना, एम्फोटेरिक मतलब जो दोनों की तरह बिहेव करे। मेटालिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक इन नेचर, ठीक है, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर। यहाँ पे जहां दोनों में टिक आ जाएगा वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बना, राइट। सो यानी दोनों में टिक कहाँ आ रहा है? बी और डी। सिंपल है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्यों? क्योंकि इसमें बी और डी दोनों लिखा हुआ है। बी एंड डी दोनों तरह के ऑक्साइड्स बना देगा, दोनों के मतलब एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। दूसरा क्या बनाता है? सॉल्ट ही तो बनाता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस, यानी कि सिंगल सर्कुलेशन की बात की जा रही है। तो ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी, सिंगल सर्कुलेशन बेटा आपका फिशेज में होता है। सिंगल सर्कुलेशन जैसे आपकी बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है ना, हार्ट में से आपका ब्लड 2 बार ही जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड अलग अलग है, पूरी बॉडी में ब्लड जा रहा है, राइट। तो वो आपका डबल सर्कुलेशन है, तभी ना आपके हार्ट में उसके 4 चैम्बर्स है, 4 चैम्बर्ड हार्ट, 2 ऑरिकल्स 2 वेंट्रिकल्स, ठीक है, या आप इसको एट्रिया भी कहते हो, एट्रिया और वेंट्रिकल्स, ठीक। तो सिंगल सर्कुलेशन आपका होता है फिशेज में। अब देख लो फिशेज कहाँ है, रैबिट वाला नहीं, फ्रॉग वाला नहीं, वेल तो है चलो लेकिन बाकी नहीं है ना। एंड वेल भी आपका एक्चुअली ब्लू वेल मैमल में है, फिश में नहीं काउंट हो जाता। शार्क, डॉग फिश, स्टिंगरे, ये आपकी तीनों फिशेज हैं। तो करेक्ट आंसर 36 का डी, सिंगल सर्कुलेशन होता है बेटा आपका फिशेज में। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज कॉमन बिटवीन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स अराउंड वॉल्स ऑफ एल्व्यूली एंड इन ग्लोमेरुलस ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन मतलब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम की, और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? एल्वियोलाई की बात करें। एल्वियोलर सैक मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। दो सिस्टम का पता लग गया। ये पूछा जा रहा है कॉमन क्या है दोनों में, जहां इतनी ब्लड वेसल्स होती हैं वहां कॉमन क्या है? एक्चुअली बेटा वहां कैपिलरीज बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। 37 का करेक्ट आंसर होता है थिन वॉल्ड कैपिलरीज। पहली बात है कैपिलरीज थिन वॉल्ड होती हैं, रिचली सप्लाइड विद ब्लड, ताकि आपका जो प्रोसेस है उसमें आपको हेल्प मिल सके। रेस्पिरेशन है या नेफ्रॉन में आपका एक्सक्रीशन हो रहा है, ठीक है। ग्लोमेरुलस आपको ध्यान है ना, इस तरह का यहाँ पे वो कप शेप जैसा, उसके लिए कहा जा रहा है, ठीक है। सो थिन वॉल्ड कैपिलरीज रिचली सप्लाइड विद ब्लड, ये कॉमन है आपका दोनों में। करेक्ट आंसर आ गया डी। फिर है क्वेश्चन नंबर 38, प्लांट्स यूज कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस फॉर एक्सक्रीशन। हाँ जी बिल्कुल हमें पता ही है, एज कम्पेयर टू एनिमल्स। इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो एक्सक्रीशन की तरह वो फॉलो नहीं करते हैं? नॉट कहा हुआ है। they can get rid of excess water by transpiration। हाँ जी बिल्कुल, पत्तियों में से पानी इवेपोरेट होता है ना, वो ट्रांसपिरेशन है, ठीक है, ये तो होता है। they selectively filter toxic substance through their leaves, ये तो नहीं होता है ना, ऐसा तो कुछ भी नहीं करते, गलत। वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम्स इन ओल्ड जाइलम, ये अभी हमने पढ़ा, हाँ जी होता है। एक्सक्रीट वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम, ये भी होता है। तो यानी बी ऑप्शन आपका ऐसा है जो नहीं होता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्योंकि नॉट पूछा हुआ था, ऐसा कोई वो टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रीट नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, इफ अ पावर ऑफ लेंस इज दिस मच देन इट मींस दैट द लेंस इज अ फोकल लेंथ। कैलकुलेट करनी, पावर का फॉर्मूला होता है 100/f, ठीक है।
और एफ फोकल लेंथ यहाँ पे सेंटीमीटर में होनी चाहिए। यहाँ आपको सेंटीमीटर में आंसर दे रखा है ना, और एक मीटर में भी दे रखा है, तो आपने क्या करना है, सेंटीमीटर में आंसर निकाल लो, ठीक है ना। मीटर में भी देख लेना, अगर कोई आंसर जैसा भी होगा दोनों तरह से कैलकुलेट कर लेना। मीटर में होता है तो 1/f कर देते हैं, ठीक है, फॉर्मूला। चलो, तो आपको पावर की वैल्यू दे रखी है -4। चलो अभी बाद में बताऊंगी कनकेव कन्वेक्स के बारे में, पहले आप ये देख लो। पावर की वैल्यू -4 दे रखी है एंड 100 यहाँ पे f। बड़ा सिंपल है, आंसर क्या आ गया, -25 सेंटीमीटर, है ना। तो 39 का आपका आंसर -25 कहाँ है, इन दोनों में था, लेकिन 25 सेंटीमीटर है। तो एक तो ये यहाँ से पता लग रहा है कि हमारा आंसर सी है ना। 39 का ऑप्शन आपका एक ही सेट बैठ रहा है, -25 सेंटीमीटर। लेकिन साथ में कैसा लेंस है, कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस की पावर बेटा नेगेटिव होती है, यहाँ पावर नेगेटिव दी हुई थी ना, कनकेव लेंस की पावर नेगेटिव होती है, कन्वेक्स की पावर पॉजिटिव होती है। ये भी मैं आपको शॉर्ट वीडियो में बताऊंगी, वो आपको मैं शॉर्ट नोट्स एक जगह दे दूंगी जो आपको हेल्प करेंगे बाद में, ठीक है। एग्जाम के जस्ट पहले जो बच्चा जिन चीज़ों में बार बार भूलता है, वो सिर्फ उस पन्ने को एक बार देखेगा और पेपर में आपको वो सारे पॉइंट याद रहेंगे, कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है, इमेज कब कहाँ बनती है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 40, रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि फोकल लेंथ दे रखी है, कन्वर्ज एट अ पॉइंट बोला है ना, तो यानी फोकल लेंथ दे रखी है कनकेव मिरर की माइनस, याद है हमने क्वेश्चन किया था ना, कनकेव मिरर इस साइड साइन कन्वेंशन माइनस होता है, राइट, तो -15 हो गया। चलो, where should an object be placed so that size of its image is equal to the size of the object। अब एक चीज तो ध्यान रखो, जब सी पे बनेगा ना ऑब्जेक्ट, तब आपकी इमेज और ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो सेम रहता है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, एट सी। एट सी यहाँ पे कहीं दे रखा है नहीं, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर यही दे रखा है ना, सब जगह यही दे रखा है। चलो इन फ्रंट ऑफ द मिरर तो ठीक है, अब एट सी पे आपका ये कैसे निकलेगा, इसका डबल होता है, ये सबको पता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, ये फोकल लेंथ है, ठीक है। तो इस वजह से आप अगर कैलकुलेट करो, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका -30, ये इसका डबल होता है ना, तो -30, माइनस तो यहाँ पे कहीं नहीं दे रखा, बट 30 दे रखा है, ठीक। तो 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। सी पे आपकी इमेज बनेगी, तभी दोनों का साइज सेम होगा, और वो आपका फोकल लेंथ का डबल होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। R इज इक्वल टू 2f। ध्यान आया, फॉर्मूले टिप्स पे होंगे तो सब अप्लाई कर पाओगे कॉन्सेप्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 41, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब्ड इन। मतलब फूड मटेरियल आपका बॉडी के बाहर ही उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाए एंड बाद में एब्जॉर्ब किया जाए, ठीक है। तो ऐसा तो होता है बेटा फंजाई में, एक तो ये याद रखो कि ऐसा कहाँ होता है, फंजाई में होता है। मशरूम, ग्रीन प्लांट, मशरूम, ग्रीन प्लांट्स गलत हो गया है ना, यहाँ पे होगा नहीं। यीस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, यहाँ भी नहीं होगा, नहीं यहाँ होगा, यस यस यस। 41 में आपका यीस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड तीनों ही फंजाई है। पैरामीशियम, एमीबा, कस्क्यूटा यहाँ भी नहीं होगा, कस्क्यूटा, लाइज एंड टेपवर्म यहाँ भी नहीं होगा। तो मतलब तीनों आपके फंजाई आपके बी ऑप्शन में आ रहे थे, यीस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ठीक है। 41 का बी आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 42, 60 क्वेश्चन हमारे फटाफट से रिवाइज हो जाएंगे, 42 तक हम पहुंच ही गए हैं। इन अ पर्सन द ट्यूब्यूल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज नॉट फंक्शनिंग एट ऑल। नेफ्रॉन में जो ट्यूब्यूल पार्ट है, सॉरी वो फंक्शन नहीं कर रहा है। व्हाट विल इट्स इफेक्ट बी ऑन यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो ट्यूब्यूल का काम क्या है बेटा, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट को बार बार वो रीएब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो अगर आपका ट्यूब्यूल काम नहीं कर रहा है ना, फिल्ट्रेट आपका बार बार रीएब्जॉर्ब नहीं होगा, तो कैसा होगा, यूरिन डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर बड़ा सीधा सा है 42 का डी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 43, if the real image of a candle flame formed by a lens is 3 times the size of the flame, दोबारा से फॉर्मूला आ गया एंड पूछा हुआ है, हाँ, रियल इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय लेंस इज 3 टाइम्स द, यानी मैग्निफिकेशन की बात होगी ना, तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा m इज इक्वल टू v/u, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या दे रखी है, 3 टाइम्स, ठीक है। और लेंस कौन सा दिया हुआ था बता रखा है क्या, लेट मी चेक। रियल इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय लेंस इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द फ्लेम। रियल इमेज है मतलब m आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है। एंड ओके, कैंडल फॉर्म्ड बाय लेंस इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द फ्लेम, है ना, 3 टाइम्स द साइज ऑफ द फ्लेम। एक तो फॉर्मूला आपका वही आ जाएगा, m इज इक्वल टू
यस इक्वल टू वी बाय यू, ठीक है। एंड 3 टाइम्स है तो -3 आ गया। नेगेटिव मैंने अभी बोला ना, रियल इमेज है। और ये अब यही चीज़ है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है कि रियल इमेज है, वर्चुअल इमेज है, कैसी इमेज है, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये सारी चीज़ें मैं उस वीडियो में आपको एक शॉर्ट वीडियो में फटाफट से क्विक रिविजन की तरह बता दूंगी, वो आप एक पेज पे नोट कर लेना एंड वो आपका एग्जाम के पहले बहुत हेल्प करेगा। तो m इज इक्वल टू -3 लिख दिया मैंने। v की वैल्यू दे रखी है क्या, यहाँ दे रखा है द साइज ऑफ द फ्लेम एंड द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज, ठीक है। लेंस और इमेज के बीच का डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर है, मतलब ये आपको दे रखा है v, है ना। इमेज के लिए डिस्टेंस बता रखा है ना, तो यहाँ आपका आ जाएगा 80 और नीचे आ गया u। यहाँ से u आप कैलकुलेट कर लोगे -80/3, तो -80/3 को दे रखा है क्या, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द कैंडल, यू ही निकालना था आपको। 43 का आपका आंसर आ गया जी डी। 43 का करेक्ट आंसर डी -80/3 सेंटीमीटर। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में प्रिंसिपल एक्सिस, एक मिरर दे रखा है, फिर से यहाँ पे दे रखा है ना, व्हाइल लुकिंग एट द अबव डायग्राम नलिनी कंक्लूडेड द फॉलोइंग। 4 उसने चीजें दे रखी हैं, आपको बताना इन चारों में से क्या चीज करेक्ट है। तो 44th में आपका अगर आप ध्यान से देखें, ये फोकस का पॉइंट दिया हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से लाइट जा रही है, ऑब्जेक्ट ये दिया हुआ है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी अ वर्चुअल वन, यहाँ पे वर्चुअल बनेगा नहीं, यहाँ तो रियल बनेगा। आपने रे डायग्राम पढ़ रखा है, कनकेव मिरर के केस में वैसे ही पढ़ रखा है, तो पहला गलत हो गया। द रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रेवल अलोंग द सेम पाथ, हाँ ये बिल्कुल सही होगा क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट ट्रेवल कर रही है ना, तो ये तो सही है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा और सेम पाथ पे आ जाएगा। रिट्रेस द पाथ जिसे आप कहते हो, रिट्रेसिंग ऑफ पाथ, तो सेकंड वाला सेंटेंस सही है। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इन्वर्टेड, ये भी सही है, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी यहाँ पे इमेज, राइट। कनकेव मिरर है, ये भी सही है, फोकल लेंथ नेगेटिव होगी उसकी, ये भी सही है। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेंटेंस आपका सही है और ये आ रहा है सी ऑप्शन में। 44th का करेक्ट आंसर आपका हो गया सी, ठीक है। बेटा जो लाइट वाला चैप्टर है बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाना, लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाना, इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग काफी ज्यादा मार्क्स का है ना। चलो मीडियम 1 2 3, फिर उसके बाद फिर से 1, 4 मीडियम दे रखे हैं और लाइट की रिफ्रैक्शन आप देख सकते हो कम ज्यादा ये वो सो चली हुई है ना। पूछा हुआ क्या, इन द अबव डायग्राम लाइट इज ट्रैवलिंग थ्रू डिफरेंट मीडिया, ठीक है पता लग रहा है हमें। इट इज नोटेड बाय अ साइंटिस्ट दैट एंगल 1 3 4 बराबर है, 1 3 और 4 ये बराबर हैं, तो 3 और 4 यानी बराबर हैं, ठीक है। तो और क्या दिया हुआ है, एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 2, एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 2, ये नोट कर लो, ठीक है। जब आपकी लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है, रेयरर टू डेंसर मीडियम क्या हो जाता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल मतलब एंगल घट जाएगा, ठीक है। टुवर्ड्स द नॉर्मल मतलब एंगल डिक्रीजेस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिक्रीजेस। तो यहाँ पे देखो एंगल 2 कम है एंगल 1 से, मतलब मीडियम 2 आपका डेंसर मीडियम है और ये आपका रेयरर मीडियम है, ये तो हमें क्लियर हो गया एक तरह से, है ना। और उसके अलावा जब यहाँ से यहाँ लाइट जा रही है तो एंगल 3, अच्छा और एंगल 1, चलो आगे देखते हैं अभी बाकी क्या दे रखा है 45th में। उसके बाद आंसर सॉरी ऑप्शंस दे रखी है, मीडियम 1 इज द डेंसर, नहीं ये तो गलत है ना, मीडियम 1 तो हमारा रेयरर है, तो पहला सेंटेंस हमारा गलत हो गया। फिर मीडियम 2 इज द रेयरेस्ट मीडियम, ये तो हमने अभी देख लिया कि डेंसर मीडियम है, ये भी गलत हो गया। मीडियम 3 इज डेंसर देन मीडियम 1, ये अभी चेक करना है, मीडियम 3 इज डेंसर देन मीडियम 1, ठीक है चलो देखते हैं। और उसके अलावा क्या कहा हुआ है कि यहाँ से और यहाँ से बेटा जब लाइट आ रही है देखो ना, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो रहा है। अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब कि कब होता है, जब आप डेंसर से रेयरर में जाते हो, है ना। एंगल 1 और 3 बराबर आ रहा है, तो मीडियम वन एंड 3 आर एसेंशियली द सेम मीडियम, ये चीज क्लियर हुई। बट मीडियम 2 इज डेंसर देन 1 एंड 3, ये भी क्लियर हो गया, है ना। सो चौथा ऑप्शन यानी डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट का देखो कैसे क्वेश्चन इन्होंने बना के दिया है। तो इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे, मुश्किल नहीं आएंगे, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास, मतलब एक ग्लास का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.65 एंड दैट ऑफ अल्कोहल इज 1.36, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एयर, दोनों का ही विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया है।
आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ग्लास विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल निकालना है, ऊपर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, नीचे अल्कोहल का आ जाएगा। ये तो सिंपल सीधे फॉर्मूला था, कैलकुलेट किया तो 1.21 एंड आंसर आ गया बी। ये आपका सिंपल फॉर्मूला होता है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल। ये आप लिखते हो ना, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल, ठीक है। तो ये आपका किसी किसी जगह में तो यू करके लिखा होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगी। मैंने कहा ना, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों का मैं जो शॉर्ट नोट्स हैं वो मैं आपको दूंगी एक छोटी सी वीडियो में, जो ताकि किसी और की हेल्प ना हो जाए। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपने शेयर करना है, लाइक करना है, सो दैट और लोगों को भी हेल्प हो सके। ठीक है, चलो। तो उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा क्या कहता है, देखते हैं। द अबव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। ओके, तो फोकल लेंथ हमारी हो गई, फोकल लेंथ दे रखा है, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, एंड प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, तो यहाँ तो सीधे पता लग रहा है लेंस है, फॉर्मूला लगेगा लेंस फॉर्मूला सबसे पहले तो। ठीक है, और निकालना क्या है जी, फोकल लेंथ आपकी 10 दे रखी है ना, 1/10। अच्छा, और उसके अलावा क्या दे रखा था, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 मिलीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। तो ऑब्जेक्ट की हाइट है ना, यानी कि 1/u दे रखा है आपको, तो 1/v माइनस 1/u, या सॉरी 1/u नहीं, आप 1/5 कर लो, वैल्यू तो हमें पता ही है ना, 1/5। तो यहाँ से आप 1/v कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, 1/v आपका 1/-10 आ जाएगा, तो यानी v आपका -10 सेंटीमीटर आ गया, v आपका -10 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें निकालना क्या था, लेकिन हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज, तो उसके लिए आप क्या करोगे, m = v/u एंड जिसको आप कहते हो h2/h1। ठीक है, सो इन दोनों को कोरिलेट कर दो, v/u = h2/h1। v दे रखा है -10 और वो था आपका -5, और कुछ था, हाँ हाइट दे रखी था, हाइट आपकी 2 मिलीमीटर को आप 0.2 लिख दोगे ना, और वो किसकी दे रखी है, आपकी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये नीचे आ जाएगा, ऊपर h2, यहाँ से आपकी हाइट आ जाएगी h2, जो कि आपकी आ जाएगी 0.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरे पीछे छुप ना रहा हो, मैं आपको बता दूं, यहाँ से बेटा आपकी हाइट आप कैलकुलेट कर लोगे ये। ठीक है, हाइट आपकी कैलकुलेट करके आ जाती है h2 0.4 सेंटीमीटर या 4 मिलीमीटर। अब ऑप्शन देख लो, 47 का आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन 4 मिलीमीटर दे रखा है ना, सी आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा। साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, v, u, h2, h1 क्या होता है, सब पता होना चाहिए, कब नेगेटिव कब पॉजिटिव, यही चीज है इसमें मेन, और कुछ है भी नहीं। चलो, एक केबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, क्वेश्चन नंबर 48। अ केबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टेस्टेड फ्यू एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स को उन्होंने चेक किया, उनकी बेसिक जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उसके बेसिस पे। ठीक है, केबल वाले को क्या चाहिए, केबल वाले को आपको प्रॉपर मेटल की तार होगी तो चलेगा ना, है ना, तो उसके बेसिस पे आपको चेक करना है। WXYZ ये 4 दे रखे हैं, मैलिएबल W है और Z है। अब ये अगर मैलिएबल नहीं है तो इनका तो कोई काम ही नहीं है ना। यहाँ पूछा क्या है लेकिन क्वेश्चन में, विच ऑफ द अबव एलिमेंट्स वर डिस्कार्डेड, जिसका कोई काम नहीं है वही डिस्कार्ड होगा। कंपनी को जिस चीज का जरूरत नहीं है उसको डिस्कार्ड कर देगा ना। एक तो X और Y आ गया हमारा, और उसके बाद चेक करते हैं डक्टाइल, ये दोनों है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये करता है, ये नहीं करता। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर केबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो आपका एलिमेंट है नहीं कर रहा तो उसका क्या काम, ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। ये हाई है मेल्टिंग पॉइंट, बाकी इसका भी हाई है। खैर हमें यही क्लियर हो गया कि W आपका डिस्कार्ड नहीं होगा, मेटेलिक प्रॉपर्टीज की सारी, मेटल वाली सारी बढ़िया प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, बाकी 3 डिस्कार्ड हो जाएंगे, तो XYZ यानी कि B ऑप्शन ये डिस्कार्ड हो जाएगा। अब आता है जी सेक्शन सी, जिसमें आपको एक केस दिया हुआ है, 3 केसेस दिए होंगे ना, स्टोरी सी दी होती है, उसको आपको पढ़ना है, उसके आगे क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करने हैं, 10 क्वेश्चंस आपको टोटल सॉल्व करने हैं। सबसे पहले आपको एक स्टोरी दे रखी है फ्रॉम द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, एक आर्टिकल जैसा दे रखा है, उसमें आपको salt pans in Marakkanam, a port town about 120 km from Chennai, are the 3rd largest producer of salt in Tamil Nadu. Separation of salt from water is a laborious process and the salt obtained is used as raw material. ठीक है, salt के बारे में बता रखा है, अलग अलग salts हैं। One such compound is sodium hydrogen carbonate used in baking. ठीक है जी, एंटासिड है, और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के सॉल्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है,
और बताया हुआ है उनका फॉर्मूला और बताया हुआ है मास ऑफ सॉलिड प्रेजेंट पर ग्राम। उनमें आपका देखो एक्चुअली ऊपर लाइन पढ़ो, द टेबल शोज द मास ऑफ वेरियस कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड व्हेन 1 लीटर ऑफ सी वाटर इज इवेपोरेटेड। 1 लीटर सी वाटर जब इवेपोरेट किया तो ये आपके सारे सॉल्ट्स निकले, कितने कितने ग्राम निकले वो बता रखे हैं, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्ट बता दिया। ठीक है, जितना पूरा सॉल्ट निकला उसमें से अलग अलग टाइप्स के सॉल्ट्स है ना, कौन सा सॉल्ट कितने ग्राम बना वो दिया हुआ है। अब देखते हैं जी क्वेश्चन, विच कंपाउंड इन द टेबल रिएक्ट्स विद एसिड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक ही देगा ना, कार्बोनेट खाली, आंसर क्या आ जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, सी ऑप्शन। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट आर प्रेजेंट इन, क्वेश्चन नंबर हमने हाँ ठीक है मिस तो नहीं किया ना, मैग्नीशियम सल्फेट आर प्रेजेंट इन 135 ग्राम ऑफ सॉलिड लेफ्ट बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। अब अगर आप ध्यान दो टोटल सॉल्ट कितना था 45 ग्राम है ना, टोटल 45 ग्राम सॉल्ट में से मैग्नीशियम सल्फेट 6 ग्राम है, 45 ग्राम में से 6 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट है, तो 135 ग्राम में से कितना होगा, अगर 135 ग्राम सॉलिड सॉल्ट आपका आया उसमें से कितना होगा 6/45 इंटू 135, ये कैलकुलेट करके आ जाएगा जी 18 ग्राम। सो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। ठीक है, इसको दोबारा देख लो, उसमें ये कहा हुआ था हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट आर प्रेजेंट इन 135 ग्राम ऑफ सॉलिड लेफ्ट बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। 1 लीटर जब सी वाटर पानी आपका इवेपोरेट करवाया बेटा, तो आपका टोटल सॉल्ट आप ये देख सकते हो ना, टोटल सॉल्ट कितना बना 45 ग्राम। उस 45 ग्राम में से अलग अलग वैल्यू दे रखी है कि सोडियम क्लोराइड इतने ग्राम बना, मैग्नीशियम सल्फेट इतने ग्राम बना, तो 45 ग्राम में से 6 ग्राम सिर्फ मैग्नीशियम सल्फेट बना था। तो अगर वही सॉल्ट आपका 135 ग्राम होता सारा टोटल सॉल्ट आपका, तो कितना मैग्नीशियम सल्फेट निकलता वो पूछा हुआ है। ठीक है, तो 18 ग्राम आंसर आ गया। व्हाट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड, सोडियम क्लोराइड NaCl का बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन ब्राइन सॉल्यूशन कहलाता है, इसका नाम ही ब्राइन सॉल्यूशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज द pH ऑफ एसिड व्हिच इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। NaCl कॉमन सॉल्ट है, इससे बना NaOH एंड HCl। pH ऑफ एसिड पूछा है, एसिड हमारा HCl है, जाहिर सी बात है 7 से नीचे, और उसमें भी HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो बिटवीन 1 to 3, तो 52 का आंसर आ गया ए। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है ना। चलो अगला आपको एक फिगर डायग्राम जैसा दे रखा है ना, एक एक्टिविटी दी हुई है टू प्रूव द रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। चलो जी देख लेते हैं। ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स वर केप्ट इन द डार्क फॉर 72 आवर्स। ठीक है, चलो डार्क में रखा 72 आवर्स तक दोनों को, और 72 आवर्स के बाद KOH रख दिया। KOH का काम पता क्या होता है, टू एब्जॉर्ब CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। ठीक, ये सेट ए इसमें तो रख दिया, मतलब एक बेल जार में, दूसरे में नहीं रखा है। ठीक है, X में रख दिया, ये X था, A नहीं था X था, X में रख दिया, Y में नहीं रखा है, X में रख दिया, Y में नहीं रखा है। ठीक है जी, अब यहाँ टिक कर देती हूँ, यहाँ क्रॉस कर देती हूँ, क्रॉस नहीं करती वरना आपको डाउट हो जाएगा। X में रखा, Y में नहीं रखा KOH। Both these setups are airtight and have been kept in light for 6 hours। 6 hours तक रखा, आयोडीन टेस्ट किया गया उसका। आयोडीन टेस्ट बेटा स्टार्च के लिए होता है, जिसमें फोटोसिंथेसिस हुआ होगा वहीं में स्टार्च बनेगा ना, जहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ वहां स्टार्च नहीं बनेगा, आयोडीन टेस्ट भी नहीं देगा। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज यूज्ड टू प्रूव एसेंशियलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। KOH के बारे में पूछा दिया गया ना, KOH जहां होगा वहां कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये एक्सपेरिमेंट जो है आपका यही प्रूव करना चाह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, टू प्रूव एसेंशियलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 53rd का सी आंसर आ गया। फंक्शन ऑफ KOH ये मैंने अभी बताया, एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद आयोडीन टेस्ट कौन देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स शोज द करेक्ट रिजल्ट ऑफ आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट कौन देगा, आयोडीन टेस्ट में ना एक तो ब्लू ब्लैक कलर आता है, स्टार्च के साथ जब आयोडीन कंबाइन करता है तो ब्लू ब्लैक कलर आता है। स्टार्च और आयोडीन का जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो होता है ब्लू ब्लैक कलर का। ठीक है, कौन देगा, जहां पे फोटोसिंथेसिस होगी। X वाले बेल जार में तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा KOH, फोटोसिंथेसिस होनी नहीं चाहिए, होगी कहाँ पे, Y में। ऑप्शन देखते हैं, रेड कलर तो पहले कैंसिल हो गया, रेड कलर होता ही नहीं है। ब्लू ब्लैक कलर वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन द लीफ ऑफ प्लांट X, नहीं X में नहीं होगा, X में तो आपका KOH रखा हुआ था, X वाले बेल जार में KOH रखा था, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। ठीक है, तो
ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, KOH ये वो सो, ये जब पता रहेगा ना तब इजिली क्वेश्चन कर पाओगे। लास्ट 5 क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी फॉलोड फॉर मेकिंग द apparatus एयर टाइट। एयर टाइट apparatus हो उसके लिए क्या करना चाहिए? वैक्यूम, भाई वैक्यूम हो जाएगा, एयर ही नहीं होगा तो भी आपका रिएक्शन कहाँ से होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा ना, ठीक है। टू अप्लाई वैसलीन, ये एस्लीन नहीं वैसलीन होना चाहिए। टू सील द बॉटम ऑफ जार, हाँ जी ये कर सकते हैं। ग्लास प्लेट पे रखो प्लांट्स को, ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल कांच का पूरा रखेंगे है ना, एयर तो होगी, बाहर से लाइट भी पड़ रही होगी। सक्शन पंप और वैक्यूम नहीं हो सकता। तो आंसर आ गया फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड जरा ढूंढो कहाँ है इसमें, सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद अगला केस, नूर एक यंग स्टूडेंट है, वो ट्राइंग टू डिमॉन्स्ट्रेट सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इन हर साइंस प्रोजेक्ट वर्क। अच्छा, उसने कोई एक्स कंपाउंड रखा है बॉक्स के अंदर एंड विद द हेल्प ऑफ अ लेजर पॉइंटर वो लाइट उसमें से पास कराती है और दूसरे होल से निकल जाता है। चलो जी देख लेते हैं जरा ये। अच्छा ये डायग्राम है, इसके अंदर कुछ उसने रख रखा है, ठीक है, यहाँ से लाइट निकली, यहाँ इधर चली गई, ठीक है ना। अब व्हाट कुड बी द, और यहाँ पे देख क्या रखा है लास्ट में देखो, ऑफ द लाइट बीइंग कास्ट एज दे इमर्ज्ड। इमर्जेंट लाइट कहाँ आती थी अगर आपको ध्यान हो, इमर्जेंट लाइट जिसमें आपने लेटरल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ग्लास स्लैब में, है ना, ग्लास स्लैब में लेटरल डिस्प्लेसमेंट इमर्जेंट रे पढ़ा था आपने, है ना, या प्रिज्म में भी पढ़ा हुआ है इमर्जेंट रे। चलो देखते हैं क्या है। व्हाट कुड बी द एक्स दैट शी प्लेस इनसाइड द बॉक्स टू मेक द रेज बिहेव एज शोन। यहाँ आप देख सकते हो ऐसे बिल्कुल पैरेलल पैरेलल निकल रही है, ऐसा तो सिर्फ आपका सिर्फ ग्लास स्लैब में होता है। कन्वर्जिंग लेंस, प्लेन मिरर, ट्रायंगुलर प्रिज्म ये नहीं आएगा। पैरेलल साइडेड ग्लास ब्लॉक, इसी को कह रहे हैं ग्लास स्लैब। पैरेलल साइडेड होता है ना, पैरेलल जैसा क्यूबॉइड ही होता है एक तरह का, पैरेलल साइडेड होता है, ग्लास ब्लॉक होता है। तो आंसर आ गया बी। क्वेश्चन नंबर 58, she measured the angle of incidence for both the rays on left side of the box to be left side of the box, मतलब यहाँ पे 48.6 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 58 है ना ये, चलो अच्छा। उसके अलावा उसने क्या बोला है, चलो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ था पूरा कंप्लीट, एंड यस she measured the angle of incidence for both the rays on the left side of the box to be 48.6 degree. She knew the refractive index of material X, जो भी अंदर मटेरियल X ले रखा है ना ग्लास स्लैब, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रखा है बॉक्स के अंदर 1.5, ग्लास है इसलिए 1.5 है, अगर ध्यान हो वैल्यू ग्लास की 1.52 है ना। What will be the approximate value of angle of refraction? अच्छा जी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम आपका क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर, यहाँ से निकालोगे है ना, तो 1.5 दे रखा है ये, ठीक है, मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। 1.5 किसके बराबर हो जाएगा, साइन आई, साइन आई दे रखा था ना, साइन 48.6, ठीक है, साइन आर यहाँ से आ जाएगा, साइन 48.6 की वैल्यू दे रखी है 0.75, तो यहाँ से बेटा आपका साइन आर की वैल्यू आ जाएगी ना, इसका यूज कर लेना 0.75, साइन 48.6 की वैल्यू 0.75, तो साइन आर जब आप कैलकुलेट करोगे वो आपका आ जाएगा 0.75 डिवाइड बाय 1.5, साइन आर इज द 0.5 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका आ जाएगा साइन इनवर्स 0.5, ये एक्चुअली वैल्यू होती है साइन इनवर्स 0.5 यानी 1/2 30 डिग्री पे, ठीक है। तो ये एक्चुअली मैथमेटिकल पार्ट थोड़ा सा आ गया, तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा 58 का सी। इतना मुश्किल क्वेश्चन डोंट वरी नहीं आएगा, ऐसा नहीं आता, ठीक है। एंड अगर ये चीज़ आती भी है ना तो क्वेश्चन में साथ में वैल्यू दी होती है, ठीक है, तो यहाँ देनी चाहिए थी, इन्होंने दी नहीं है, बट एनीवेज। क्वेश्चन नंबर 59, हर फ्रेंड नोटेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। क्या है ऑब्जर्वेशन, ग्लास इज ऑप्टिकली रेयर देन एयर, सॉरी, ग्लास ऑप्टिकली रेयर देन एयर नहीं, ग्लास तो डेंसर है, गलत। अगला, एयर एंड ग्लास अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम विद द सेम वेलोसिटी, ये भी गलत, दो अलग अलग मीडियम है। एयर इज ऑप्टिकली रेयर देन ग्लास, हाँ ये सही है। स्पीड ऑफ लाइट थ्रू अ डेंसर मीडियम इज फास्टर, नहीं, डेंसर मीडियम में तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, मैंने बताया था ना, पार्टिकल्स पास है, स्पीड ऑफ लाइट घट जाएगी, ये भी गलत। रेशियो, the ratio of the sign of angle of incidence in the first medium to the ratio of sign of angle of refraction in the second medium gives the refractive index, ये सही है ना। तो हमारा थर्ड एंड फिफ्थ सही है, थर्ड एंड फिफ्थ कहाँ है भाई, डी ऑप्शन। 59 का आ गया हमारा डी ऑप्शन। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60,
if the object inside the box was made of a material with refractive index less than 1.5, अगर 1.5 से कम होता, अगर 1.5 से कम होता, ठीक है, मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जो लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट थी वो भी कम हो जाती है। ये जो आपका पैरेलल निकलती है ना लाइट, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो ये डिस्प्लेसमेंट भी कम हो जाती है, अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो जाएगा ना, इसलिए तो लेटरल शिफ्ट ऑफ द रेज वुड हैव बीन लेस। 60 का ए आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सैंपल पेपर लेटेस्ट जो सीबीएसई का आया था। नो डाउट सैंपल पेपर जो आते हैं थोड़े से मुश्किल कहीं दिए होते हैं, बट और प्री बोर्ड्स भी जो आपके स्कूल में होते हैं थोड़े मुश्किल होते हैं। पेपर वहाँ पे इजी आता है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट्स के उसके अकॉर्डिंग ही आता है, कुछ मुश्किल नहीं आएगा, बट अपने सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करके जाना, ठीक है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, ताकि सब बच्चों तक पहुंच सके। एक एक क्वेश्चन का मैंने कॉन्सेप्ट साथ के साथ समझाया है, सिर्फ आंसर नहीं बताया है, राइट। एंड अब जो अगली आप लोगों की वीडियो आएगी स्पेशली 10th वाले बच्चों के लिए, साइंस के लिए, कि आपका ब्रीफ में आप लाइव प्रोसेसेस के शॉर्ट नोट्स आपको सारे मिल जाएंगे। शॉर्ट नोट्स वो जो बच्चे को भूलते हैं, कहाँ पे कौन सा एंजाइम था, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या निकलता था, ट्रिप्सिन कहाँ, पेप्सिन कहाँ, राइट। एंड उसके अलावा एक और था क्या चीज, हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन, एल्वियोली कहाँ पे, आर्टरीज क्या करती हैं, वेन्स क्या करती हैं, एओर्टा, वेना केवा, तो ये सारी चीजें आपका एक ही वीडियो में कवर अप हो जाएगी। ऐसे ही एक बायो की बन जाएगी, एक फिजिक्स की, जहाँ पे आपका मिरर फॉर्मूला, भाई लेंथ है, मिरर है, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, किसकी पावर पॉजिटिव नेगेटिव, ये सारी चीजें, कब रियल वर्चुअल इमेज है ना, ये सारी चीजें उस एक वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएगी। तो प्लीज उस वीडियो को भी जरूर देखना, कल ही निकल जाएगी वो। एंड यस, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर जरूर करना, सो दैट बाकी सब बच्चों की भी हेल्प हो जाए। हेल्दी कंपटीशन अच्छी बात है, ऐसा बिल्कुल मत करना कि हमें पता लग गया तो ठीक है, किसी और को नहीं बताना, नहीं। अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाना है, जो आपके फ्रेंड सर्कल है, ग्रुप है, वहां शेयर करना है ना। आप पूरी मेहनत करके जाओ, सारे दोस्त में करके जाओ, उसके बाद जिसके जैसे नंबर आने होते हैं आएंगे। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बच्चे पता क्या करते हैं, तो लगता है कि नहीं यार, हमें अगर कहीं से सही से इजी कंटेंट मिल गया है तो किसी और को नहीं बताते, सो दैट बाकी किसी को नहीं पता लगे, वो भी नहीं पढ़ेगा। बट ऐसा नहीं होता यार, बी ऑनेस्ट, आपको सबकी हेल्प करनी चाहिए। फाइन, ठीक है जी, ओके देन, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो इसको, फिर मिलेंगे। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। या जो भी हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स है वहां पर हमें पूछ सकते हैं, इंस्टा पे पूछ सकते हो, फेसबुक पेज है उसको प्लीज लाइक कर लो। जो फेसबुक पेज है उसमें रेगुलर हम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन डालते हैं या फिर क्वेश्चन डालते हैं, तो उसको जरूर लाइक कर लेना, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड वहां पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और इंस्टा पे भी जो भी आपके डाउट्स होंगे, तो आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म दे रखे हैं जहाँ हमें कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर योर डाउट्स और एनी अदर काइंड ऑफ query related to studies, right? So till then, bye bye, take care, God bless you, अच्छे से मेहनत करो, all the best.